हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने E1, E2, SN1, SN2 इन सब के बारे में पढ़ लिया है कि SN1 मैकेनिज्म क्या है, SN2 क्या है, E1 क्या है, E2 क्या है, कब हम SN1 लगाएंगे, कब हम E1 लगाएंगे, कब SN2 लगाएंगे और कब E2 लगाएंगे। अब इस वीडियो में हम लोग एक शॉर्ट टेबलाइज फॉर्म में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल को पहचानेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा। ठीक है, तो SN1 और E1 में क्या था, टू स्टेप मैकेनिज्म था वहां पे, और वहां पे वीक न्यूक्लियोफाइल हम लोग ले रहे थे क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल लेने की वजह से ही वहां पे क्या होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तभी वहां पे कार्बोकैटायन बन पाएगा। और उसी की वजह से हमने बताया था कि अगर लो टेम्परेचर होगा तो वहां पे SN1 होगी और अगर हाई टेम्परेचर होगा तो उस केसेस में क्या होगी, E1 मैकेनिज्म होगा। और SN2 और E2 के केस में हमने क्या देखा था कि वहां पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिक्वायर था क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तभी वो क्या करेगा, डायरेक्ट अटैक करेगा जाके। ठीक है, और उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन कि सबस्ट्रेट कैसा है, वो प्राइमरी है तो SN2 होगी और अगर टर्शरी है और हाई टेम्परेचर हम ले रहे हैं तो वहां पे E2 होगी। अब हम क्या करेंगे इस वीडियो में, यहाँ पे शॉर्ट में समराइज करेंगे कि कैसे हम लोग सबस्ट्रेट को देख के और न्यूक्लियोफाइल को देख के पहचानेंगे कि वहां पे किस तरीके का मैकेनिज्म होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा क्या है, एक प्राइमरी हलाइड है। ठीक है, और यहाँ पे तीन तरीके के न्यूक्लियोफाइल लिखे हैं, मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो वीक न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं ये आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो वाटर है, अल्कोहल है, ये सब कैसे न्यूक्लियोफाइल है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। और मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल की अगर हम बात करें तो मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं, Cl-, Br-, I-, ये सभी मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल है। और अगर हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं, हमारे अल्कोक्साइड्स आयन RO- Na+ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल एंड टर्शरी ब्यूटोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ टर्शरी ब्यूटेनॉल, ये सब कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कब हमारे पास कौन सा मैकेनिज्म होगा। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मिथाइल हैलाइड की, अब यहाँ पे कार्बन तो एक ही है। ठीक है, एक ही कार्बन है तो एलिमिनेशन की तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो E1 E2 को तो पहले ही भगा दो। क्या बचा अब यहाँ पे SN1 और SN2। अब SN1 देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी पड़ती है। तो इससे जो कार्बोकैटायन बनेगा वो क्या बनेगा, मिथाइल कार्बोकैटायन CH3+। अब ये तो स्टेबल ही नहीं है तो SN1 को भी भगा दो। E1 E2 को पहले ही भगा दिया, SN1 को अब भगा दिया, बचा क्या सिर्फ SN2। तो यानी कि ऐसे केसेस में चाहे कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ जाए, चाहे वीक न्यूक्लियोफाइल हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे स्ट्रॉन्ग हो, तीनों केसेस में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगी। ठीक है, SN2 रिएक्शन होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्राइमरी हलाइड। अब इसके केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी हम कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसके केसेस में कार्बोकैटायन तो स्टेबल होगा ही नहीं क्योंकि ये क्या है, प्राइमरी हलाइड है तो कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है। तो E1 और SN1 को तो भगा दो कि E1 और SN1 पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्या बचा SN2 और E2। लेकिन E2 के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हिंडर्ड सबस्ट्रेट चाहिए होता है क्योंकि अगर हिंडर्ड सबस्ट्रेट नहीं होगा तो SN2 हो जाएगी। अब यहाँ पे ये तो हिंडर्ड ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी भीड़ भाड़ नहीं है। ठीक है, तो इसमें एलिमिनेशन तो पॉसिबल ही नहीं होगा E2 मैकेनिज्म से। ठीक है, तो सिर्फ क्या बचा यहाँ पे SN2। तो ऐसे केसेस में ना तो E1 SN1 तो पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं था, E2 भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि हिंडर्ड सबस्ट्रेट नहीं था, सिर्फ क्या पॉसिबल है, SN2। तो ऐसे केसेस में कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ जाए यहाँ पे तो सिर्फ कौन सा मैकेनिज्म होगा, सिर्फ और सिर्फ SN2 मैकेनिज्म होगा। ठीक है, अब सबसे जो मजे की बात आती है वो आती है सेकेंडरी सबस्ट्रेट में कि इसके केसेस में क्या होगा, इसको देख के हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा यहाँ पे मैकेनिज्म होगा। ठीक है, तो अगर सेकेंडरी सबस्ट्रेट है और वीक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, अब वीक न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक तो कर ही नहीं सकता और अगर डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा तो E2 SN2 को भगा दो। ठीक है, क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल E2 SN2 के लिए तो वो डायरेक्ट अटैक करना चाहिए था ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे डायरेक्ट अटैक नहीं होगा तो E2 SN2 को हमने भगा दिया। अब क्या बचा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बचा E1 और SN1। तो ऐसे सेकेंडरी सबस्ट्रेट के केसेस में अगर हम देखें तो सेकेंडरी सबस्ट्रेट के केसेस में अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो दोनों की ही इक्वल पॉसिबिलिटी है। अब डिपेंड किस पे करेगा कि SN1 होगा या E1 होगा, वो सिर्फ डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। अगर हमारे पास टेम्परेचर लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस है या फिर उसके इक्वल है तो यहाँ पे SN1 होगा, और अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस है तो वहाँ पे E1 होगा। और अगर दोनों के बीच में टेम्परेचर आता है तो दोनों प्रोडक्ट की ही इक्वल पॉसिबिलिटी
हो जाती है। ठीक है, तो ये हुआ सेकेंडरी सबस्ट्रेट के बारे में अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है। अगर हम बात करते हैं मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल की, तो वो न्यूक्लियोफाइल कैसा है, वीक नहीं है, वो मॉडरेट है। तो मतलब अब वो कार्बोकैटायन के बनने की वेट नहीं करेगा कि कार्बोकैटायन बने, वो फिर रीअरेंज हो और उसके बाद जो सब्स्टिट्यूशन हो या एलिमिनेशन हो। ठीक है, तो मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन के बनने की वेट नहीं करेगा। तो यानी कि यहाँ पे E1 और SN1 की तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अब क्योंकि ये मॉडरेट है, ये इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये E2 एलिमिनेशन करा दे। E2 एलिमिनेशन की तो हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे E2 भी नहीं होगा, तो ना तो यहाँ पे SN1 होगा ना तो यहाँ पे E1 होगा, क्योंकि कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, और ना ही यहाँ पे क्या होगा, E2 होगा। तो अब सिर्फ क्या बचा, SN2। यानी कि जब मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल होगा तो ऐसे केसेस में सिर्फ और सिर्फ SN2 मैकेनिज्म होगा। ठीक है, यानी कि हमने देखा मॉडरेट के केसेस में। अब हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग के केसेस में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग है तो E1 SN1 तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बोकैटायन के बनने की वो वेट नहीं करेगा। क्या बचा, E2 और SN2। लेकिन यहाँ पे हिंड्रेंस भी है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या होगा, वो न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक करके एलिमिनेशन करा देगा। वहां पे अब SN2 नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस है। तो इस थोड़ी सी हिंड्रेंस की वजह से, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की आने की वजह से, जो यहाँ पे E2 की प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ जाए और अगर सेकेंडरी सबस्ट्रेट आ जाए तो ऐसे केसेस में क्या होगा, E2 मैकेनिज्म होगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई सेकेंडरी सबस्ट्रेट के बारे में, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि अब कौन सा मैकेनिज्म लगेगा यहाँ पे। अब हम बात करते हैं टर्शरी सबस्ट्रेट की। ठीक है, तो अब टर्शरी सबस्ट्रेट के केस में इतनी ज्यादा बल्कीनेस है कि वहां पे SN2 तो बिल्कुल भूल ही जाओ कि SN2 की कोई पॉसिबिलिटी भी होगी। ठीक है, तो SN2 तो हमने हटा दिया कि SN2 नहीं हो सकता। अब क्या बचा, E1 SN1 और यहाँ पे बचा क्या, E2। ठीक है, अब वीक न्यूक्लियोफाइल के केस में E2 की भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो क्या बचा, E1 और SN1। तो जब वीक न्यूक्लियोफाइल होगा यहाँ पे और टर्शरी सबस्ट्रेट होगा, तो दो ही पॉसिबिलिटी है कि या तो SN1 होगा और या फिर E1 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस किससे आएगा, टेम्परेचर से। अगर टेम्परेचर लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस है तो वहां पे क्या होगा, SN1 होगा, और अगर ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस है तो वहां पे क्या होगा, E1 होगा। ठीक है, ये तो बात हुई वीक न्यूक्लियोफाइल की। अब अगर हम बात करते हैं मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल की। ठीक है, तो मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल जो है वो E2 को तो प्रेफर नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि E2 करने के लिए हमेशा क्या चाहिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, तो E2 भी गया। ठीक है, तो E2 नहीं होगा और यहाँ पे SN2 तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा हिंडर्ड सबस्ट्रेट है। तो क्या बचा, E1 और SN1। यानी कि यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे क्या होगा, या तो SN1 होगा या फिर E1 होगा, और फिर वही टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि क्या होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की। अब इतना ज्यादा हिंडर्ड सबस्ट्रेट है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे किसकी पॉसिबिलिटी है, E2 की ही पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, E2 बनेगा। ठीक है, तो अब इसमें हमने देखा कि हम कैसे सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल को देख के पहचानेंगे कि यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म होगा। ठीक है, तो ये जो हमारे सेकेंडरी सबस्ट्रेट थे, इसमें हमने क्या बोला था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ SN2 होगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या होगी इनके केसेस में, हम वो देखते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें RCH2S। ठीक है, हमने क्या बोला कि इसके केस में सिर्फ और सिर्फ SN2 पॉसिबल होगा, क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन नहीं बन रहा, तो SN1 SN2 तो है ही नहीं, और E2 भी नहीं है इसमें। क्यों, क्योंकि हिंडर्ड सबस्ट्रेट नहीं है। लेकिन अगर हम क्या करें, बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले ले और ऐसा न्यूक्लियोफाइल ले ले जो हिंडर्ड होगा, जैसे हाथी जैसा होगा। जैसे कि अगर हम बात करें टर्शरी ब्यूटॉक्साइड की, अगर ये ऐसा हाथी जैसा न्यूक्लियोफाइल आ जाए तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पे SN2 नहीं दिखाएगा, अब ये E2 दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसकी खुद के अंदर इतनी बल्कीनेस है कि ये क्या करेगा, एलिमिनेशन को प्रेफर करेगा, और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, एल्कीन होगा। अगर यहाँ पे ये CH3 होता तो यहाँ पे हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होता, एक एल्कीन होता। तो ये क्या है, ये एक छोटी सी एक्सेप्शन है जो हमने देखी कि जहां पे होना तो SN2 चाहिए था, लेकिन होगा क्या, E2। ठीक है, तो हमने क्या किया, टेबुलर फॉर्म में सबको समराइज कर लिया कि कब हमारी SN1 होगी, कब SN2 होगी, कब E1 होगी और कब E2 होगी। तो अगर आपको क्वेश्चंस करेंगे और इस टेबल को फॉलो करेंगे, इस कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करेंगे, तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ पे होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, और अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है रिएक्शन मैकेनिज्म की तो शायद आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए पहले की वीडियोस को देखें और फिर पता लगाएं कि कौन सा मैकेनिज्म कब होगा। थैंक यू वेरी मच।